Assalamu alaikum. So student, today is our topic is from chapter number 1 of physics class 10th and that is evaporation. सबसे पहले हमें इवेपरेशन को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन करनी होगी और मैं आपको बुक के साथ बताऊंगी ताकि आपके लिए पेपर की तैयारी भी ईजी हो। तो आपको ये जो येलो ब्लॉक में नज़र आ रही है इट इज़ द डेफिनेशन इवेपरेशन, जिसको आपको एज इट याद करना पड़ेगा। इवेपरेशन एक कुदरती अमल है जिसमें कोई माया बगैर बॉइलिंग के अपनी सतह से गैस में तब्दील होता रहता है। अब जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है। वन इज़ बॉइलिंग एंड द अदर वन इज़ इवेपरेशन। अक्सर हमें क्या होता है कि स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी सिंपलीस्ट जो आपने याद करनी है कि इवेपरेशन क्या होता है कि हर टेम्परेचर पर कैरी ऑन रहती है फॉर लिक्विड्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी बर्तन में पानी लिया और आप इसको बाहर रख दें या छत पे रख दें, खुली हवा में रख दें। तो अगर आपने दोपहर को रखा है और आजकल जैसे गर्मी का सीज़न है आप शाम को जाके देखेंगी तो उस पानी का लेवल, उस लिक्विड का लेवल काफ़ी कम हो गया होगा। लेकिन अब देखें आपने उसको बॉयल नहीं किया। बॉयल क्या मतलब कि आपने उसको हीट नहीं दी। बॉइलिंग में बेसिकली जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़ के इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल या वेपर प्रेशर को बात के उसमें इंक्लूड करते हैं कि जब किसी जिस्म का या किसी बॉडी का या किसी लिक्विड का इंटरनल प्रेशर उसके आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो चीज़ जो उनसे होती है बॉयल होना शुरू हो जाती है। इसके लिए बॉइलिंग के लिए हमें बेसिकली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, लेकिन जो इवेपरेशन होती है ये हर टेम्परेचर पर कैरी ऑन रहती है, जारी रहती है। इसके लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी लिक्विड होता है, कोई भी आपके पास माया है, उसकी सतह से हर वक्त जो उसके कुछ ड्रॉप्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, वेपर्स बन के वेपर्स की शक्ल में इवेपोरेट होते रहेंगे, उसकी सतह से जाते रहेंगे। ये हर टेम्परेचर पर कैरी ऑन रहती है। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर की बात की जाए तो इवेपरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर हमारे पास कम टेम्परेचर है तो कम टेम्परेचर पर इवेपरेशन भी क्या होगी, कम। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया। ये अमल माया की सतह पर होता है जहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराव की वजह से इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो सतह को छोड़कर हवा में बुखारात की सूरत में दाखिल हो जाते हैं। अब आम बात है कि बॉइलिंग में तो चले हम उसको हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई और वो माया की सतह से जाना शुरू हो गई। लेकिन जब इवेपरेशन की बात करें तो हम तो कोई एनर्जी नहीं दे रहे। इवेपरेशन में बगैर एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सतह से कैसे इवेपरेट हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो सिंपल है। जैसे आपने पढ़ा होगा माया का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। माया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाउंड नहीं है, वो हर वक्त मूवमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जब वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो उनमें एक दूसरे की एनर्जी चली जाएगी। वो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और टकराव की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और मोस्टली वो क्या है, सतह पर हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी की वजह से वो क्या होंगे, हवा में बुखारात की सूरत में दाखिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने पहले डिस्कस किया है कि इवेपरेशन के लिए आपको किसी भी लिक्विड को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर टेम्परेचर पर जारी रहती है। नेक्स्ट इस पे कुछ एग्जांपल दी हुई जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी है कि जैसे पानी भी गिराया जाए तो वो क्या होगा, वो हर टेम्परेचर आपने फ़र्श धोते हैं, फ़र्श धोने के बाद वाइपर वगैरह लगा दे, अगर ना भी लगाएं तो वो पानी सारा दिन वहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा, वो पानी वहाँ से इवेपरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इवेपरेशन की अगर हम इन बात कर ले इम्पोर्टेंस की, इसकी अहमियत की, तो इवेपरेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके जितने भी गीले कपड़े हैं, हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वो जो कपड़े हैं खुश्क हो जाते हैं। वो किसकी वजह से खुश्क होते हैं, इवेपरेशन की, कि वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो उसके ऊपर से इवेपरेट करेंगे। इसी तरह जब हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो पसीना भी हमारे लिए फेवरेबल होता है। उससे क्या होता है, वो जब पसीने के ड्रॉप्स हैं हमारे जिस्म से इवेपरेट करेंगे तो वो हमारे जिस्म को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। अब नेक्स्ट बेटे हमने इसके अवामल पढ़ने हैं कि कौन कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से इवेपरेशन तेज़ होती है या कम होती है। हमारे पास यहाँ पर 6 अवामल दिएंगे। वन इज़ टेम्परेचर, सतह का एरिया, हवा की स्पीड, हवा में नमी, माया की नोयत और क्या हमारे पास आ गया, प्रेशर। हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ भी दे दिया कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़्यादा हो रही है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत जल्दी अपनी सतह से इवेपरेट कर जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी सो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो जो आपकी इवेपरेशन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा। एंड इसके ऑपोजिट अगर आपका यही वाला टेम्परेचर
कम हो रहा है। कम हो रहे हैं तो मतलब मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से आपके पास जो इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम। टेम्परेचर ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम एंड इवेपोरेशन भी कम होगी। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है हमारे पास सतह का एरिया, जिसको हम सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बेटे अगर आपके पास चाय है, आप उसको ठंडा करना चाह रहे हो, एक साइड पे आपके पास एक गिलास या कप है और दूसरी साइड पे आपके पास खुली प्लेट है। अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी चाय को ठंडा करने के लिए खुली प्लेट में डाल लेते हैं ना, सेम इसी तरह आपने दोनों चीज़ों में चाय लिए। अब ज़रा सोच के बताएं कौन सी चाय पहले ठंडी होगी, कप वाली या प्लेट वाली? ऑफ कोर्स प्लेट वाली। चाय को ठंडा करने के लिए अक्सर प्लेट में ही डाला जाता है। कैसे कि देखें, अब इस फॉर्म में क्या हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब कि ये जो एरिया है ये हवा के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, माहौल के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, जबकि यहाँ पर इस एरिया की माहौल के साथ इंटरेक्शन कम है। ज़्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से, ज़्यादा एरिया होने की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो सतह पर या अपर एरिया पर ज़्यादा है, जबकि इधर बात करो यहाँ पे 4-5, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम। अब जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं हवा को, उनकी इवेपोरेशन भी तो ज़्यादा होगी ना, और जितने मॉलिक्यूल हवा को कम एक्सपोज हो रहे हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा, और अगर हमारा एरिया कम है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम। अभी तक हमने जो दो पढ़े वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। टेम्परेचर ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम, इवेपोरेशन कम। सेम इसी तरह सतह का सरफेस एरिया ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, सतह का सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम। नेक्स्ट बेटे हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है हमारे पास हवा की स्पीड। कपड़ों की एग्जांपल ले लेते हैं। कपड़े धो के बाहर डाले हुए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है। हवा चल रही हुई तो क्या होगा, आपके कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे। इसकी बजाय अगर हवा रुकी हुई है तो आपके कपड़े उतनी जल्दी खुश्क नहीं होते। हवा क्या करता है कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई बर्तन है, इसमें हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है, हवा चल रही है। हवा के मॉलिक्यूल्स आए, वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट किए, एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिली, नतीजतन वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जितने हवा के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आते जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते जाएंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, इवेपोरेट। उसकी बजाय सेम उसी तरह का बर्तन, लेकिन कोई भी हवा नहीं चल रही, मॉलिक्यूल्स आपके पास स्टिल हैं, वो अपने ही टकराव से, एक दूसरे के टकराव से इवेपोरेट करेंगे। उनके पास कोई एक्सटर्नल एस्पेक्ट या कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है जो उनको एनर्जी दे। हवा जब चल रही है वो तो एनर्जी दे रही, इवेपोरेशन ज़्यादा, इसमें जब बिल्कुल स्टिल है, हवा नहीं है, तो इवेपोरेशन भी कम होगी। सो इसका मतलब अगर आपके पास हवा की स्पीड ज़्यादा है तो आपकी इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। इसके मुकाबले में अगर हवा की स्पीड नहीं है या हवा की स्पीड कि जी हवा की स्पीड पे फिर हमारा ये फाइनल हो गया कि अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रही है, तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके जाएगी वाटर के, तो इवेपोरेशन की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन अगर उसी तरह से हमारे पास जो इवेपोरेशन की हवा की स्पीड कम है, तो वो ज़ाहिर बात है मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं करेंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने साथ नहीं लेके जाएगी, तो हमारे पास जो इवेपोरेशन होगी उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हवा में नमी। हवा में नमी यानी कि वाटर में ऑलरेडी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी हवा में मौजूद हैं। अब देखिए एक चीज़ जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास हवा की आ रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। अब ये 4 की हम एग्जांपल लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं। उसमें ऑलरेडी जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल हैं और जस्ट 1 की स्पेस खाली है। अब जब ये 1 की स्पेस खाली है, ऐसा हवा जौन सी है जब वो किसी वाटर के ऊपर से गुजरेगी तो वो ज़ाहिर बात है जस्ट एक मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैरी करेगी। कब? जब हवा में नमी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हमारे पास ऐसी हवा है, खुश्क हवा है, जिसमें ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, जो पहले ही खुश्क है, तो वो जब किसी पानी की सतह से या लिक्विड की सतह से गुजरेगी तो उसमें स्पेस है,
वो वाटर के मालिक्यूल्स को अपने अंदर कैरी कर सकती है और उसको एवेपोरेट कर सकती है, उसको अपने साथ लेके जा सकती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हवा में नमी मौजूद है, हवा में नमी मौजूद है, वाटर के मालिक्यूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हमारे पास इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाएगी या नहीं होगी। लेकिन अगर हवा में नमी मौजूद नहीं है, हवा में हमारे पास नमी जौन सी है वो मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर बात है हवा के मालिक्यूल्स एम्प्टी हैं, वो एज अ कैरियर काम कर सकते हैं, वो वाटर के मालिक्यूल्स को अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो अगर हवा के नमी कम है या हवा हमारे पास खुश्क है तो इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। नमी वाली हवा होगी तो इवेपोरेशन कम, और अगर हमारे पास खुश्क हवा है तो इवेपोरेशन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 5, वो हमारे पास आ जाता है माया की नोयत, यानी कि माया किस तरह का है। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। हमारे पास 2 किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है पोलर और एक क्या होता है, नॉन पोलर। अब क्या होता है, जो पोलर है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसके मालिक्यूल्स ने आपस में बहुत मजबूत बॉन्ड बनाया होता है, और उन मालिक्यूल्स को कैरी करना, लेकर जाना इवेपोरेशन के जरिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इंटरमालिकुलर फोर्सेस टूटेंगी, मालिक्यूल सेपरेट होंगे, तभी तो वो इवेपोरेट करके एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। बट अगर हमारे पास इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से बाउंड होते हैं, उनको हम नहीं लेके जा सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें से हमें क्या पता चलेगा कि जो पोलर, अब इसकी एग्जांपल पहले कर लेते, जैसे नॉन पोलर में हमारे पास पेट्रोल आ जाता है, इसी तरह से अल्कोहल आ जाता है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से कहो, जैसे आपका परफ्यूम्स होते हैं, आपके नेल पेंट रिमूवर होते हैं, वो सारे हमारे पास नॉन पोलर आ जाते हैं, जबकि पोलर लिक्विड्स में हमारे पास वाटर, पानी वगैरह आ जाता है। अगर आप दो प्लेट्स ले लो, एक में पानी रखो और दूसरे में पेट्रोल रखो, तो थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आप देखोगे तो आपका तो पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, बिकॉज वो नॉन पोलर था, उसकी इंटरमालिकुलर फोर्सेज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो इजीली लिक्विड में जो लिक्विड थे, लिक्विड के मालिक्यूल थे, इवेपोरेट हो गए, कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे पानी को देखते हैं तो पानी के जो मालिक्यूल हैं उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज़ अ पोलर मालिक्यूल। तो इस तरह से उसकी जो होगी इवेपोरेशन कम होगी। तो अगर हम इसको वाइंड अप करना चाहें तो जो पोलर लिक्विड हैं उनमें जो इवेपोरेशन होती है होगी तो सही, लेकिन पोलर लिक्विड में जो इवेपोरेशन है वो हमारे पास क्या होगी, स्लो। जबकि जो हमारे पास नॉन पोलर हैं उनमें जो इवेपोरेशन है उसकी स्पीड हाई होगी, तेज़ होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब हमारे पास इसका जो लास्ट फैक्टर है वो हमारे पास आ जाता है प्रेशर। इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का प्रेशर होता है। इसमें हो जाता है, अगर देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हवा का दबाव कम है, हवा ने वाटर की जो सतह है या लिक्विड की जो सरफेस है उस पे ऊपर दबाव नहीं डाला हुआ, तो वहाँ से लिक्विड्स के मालिक्यूल के लिए स्कैप आउट करना, बाहर जाना आसान है। मतलब कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो आपके पास जो इवेपोरेशन है वो आपके पास ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, हवा का दबाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो आपकी इवेपोरेशन है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है, इवेपोरेशन, हवा ऊपर से दबाव डाल रही पानी की सतह पर, पानी की सतह पर जब उसने दबाव डाला तो वो जो पानी के मालिक्यूल उसको उसने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, जिसकी वजह से वो लिक्विड की सतह से, सरफेस से स्कैप आउट नहीं कर सकते। इसको हमने कैसे याद रखना है, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो जो सी है इवेपोरेशन है वो स्लो। अब आप अपनी काइंडली बुक की तरफ आ जाएं ज़रा। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इवेपोरेशन के 6 अवामल पढ़े हैं। टेम्परेचर इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम, इवेपोरेशन कम। नेक्स्ट है हवा की स्पीड, हवा ज़्यादा चल रही है, इवेपोरेशन ज़्यादा, हवा कम चल रही है, इवेपोरेशन कम। हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, बिकॉज वो ऑक्यूपाई है मालिक्यूल। और अगर हवा खुश्क है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बड़ा है माया की नोयत के बारे में। अगर पोलर मालिक्यूल हैं तो उनमें इवेपोरेशन कम होती है, जबकि नॉन पोलर मालिक्यूल जो वाटर होता है, लिक्विड्स होते हैं, उनमें इवेपोरेशन ज़्यादा है। एग्जाम्पल
पेट्रोल, अल्कोहल, ईथर, एथेनॉल, इन सब में, क्योंकि ये नॉन पोलर है, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल पोलर है, तो इनमें क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जबकि वाटर जो कि पोलर मालिक्यूल है जिसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, उनमें इवेपोरेशन कम होगी। प्रेशर की बात कर लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी। ओके जी, इट्स योर कंप्लीट लेक्चर, थैंक यू।